हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोनू कंपटीशन क्लासेस पे। सो गाइज, हमारा सब्जेक्ट चल रहा था हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। हम राजस्थान के राजवंशों के इतिहास के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने चौहान वंश को देखा था, परमार वंश को भी देख चुके हैं और गुज्जर प्रतिहार शासकों को और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम एमसीक्यू के द्वारा डिस्कस कर चुके हैं। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है गुहिल वंश। आज हम गुहिल वंश की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एमसीक्यू के द्वारा डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि गुहिल वंश के अंदर कौन कौन से शासक हुए हैं। ओके गाइस, तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। ओके गाइस, तो चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मूर्णोत नैणसी के अनुसार गुहिलों की कुल कितनी शाखाएं थी। तो मूर्णोत नैणसी ने गुहिलों की कुल कितनी शाखाएं बताई है। तो ये हमारे ऑप्शन है, पहला है 26 शाखा, बी है 24, सी है 36 और डी है 35 शाखा। तो इसके अंदर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, बी इसके अंदर हमारा राइट ऑप्शन है। जो मूर्णोत नैणसी था, इसने गुहिलों की कुल कितनी शाखाएं बताई है। इन्होंने कुल 24 शाखाएं बताई है गुहिलों की। और मूर्णोत नैणसी के तरह ही एक इतिहासवेता हुए हैं, इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने भी गुहिलों की कुल कितनी शाखा बताई है, 24 शाखा बताई है। तो कर्नल जेम्स टोड और मूर्णोत नैणसी ने कर्नल जेम्स टोड और मूर्णोत नैणसी ने गुहिलों की कुल 24 शाखाएं बताई है। और इन 24 शाखाओं के अंदर कुछ महत्वपूर्ण और प्रमुख शाखाएं भी है। वो कौन कौन सी है, वो है मेवाड़ के गुहिल, वागड़ के गुहिल, चाकसू के गुहिल और कल्याणपुर के गुहिल। ये जो गुहिल है वो अन्य जो 24 शाखाएं हैं, इनमें महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शाखाएं हैं। ओके, अभी मैं लिखवा देती हूँ कौन कौन सी है। मेवाड़ के गुहिल, चाकसू के गुहिल, मालवा के गुहिल, कल्याणपुर के गुहिल। तो ये जो शाखाएं हैं, और एक वागड़ के गुहिल, क्या है, वागड़ के गुहिल। तो मेवाड़ के गुहिल, चाकसू के गुहिल, मालवा के गुहिल, कल्याणपुर और वागड़ के गुहिल, ये जो शाखाएं हैं वो क्या है, प्रमुख और महत्वपूर्ण शाखाएं हैं 24 शाखाओं के अंदर। तो 24 शाखाएं किन्होंने बताई है, कर्नल जेम्स टोड और मूर्णोत नैणसी के अनुसार गुहिलों की कुल 24 शाखाएं हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण जो शाखाएं हैं वो ये है। ओके, फिर गुहिलों का जो प्रमुख स्थान है वो कौन सा है। गुहिलों का प्रमुख स्थान है वल्लभी, यानी कि वीर विनोद के अंदर। वीर विनोद रचना है। वीर विनोद के अंदर गुहिलों का जो मूल स्थान बताया गया है वो वल्लभी को बताया गया है। और वल्लभी का एक ही व्यक्ति गुहिल था, वो कौन था, गुहादित्य, जिसके नाम के ऊपर ही इसके वंशज का बाद में क्या है, गोत्र चला था। ओके, तो गुहिलों की मूल स्थान कौन सा है, वल्लभी रहा है। वल्लभी ये गुहिलों का मुख्य स्थान था। ओके, और इसके अंदर एक ही व्यक्ति गुहिल था, वो था गुहादित्य उर्फ गुहिल। इसको गुहिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका उल्लेख इसमें किया गया है, वीर विनोद के अंदर किया गया है। वीर विनोद के जो लेखक है वो है श्यामल दास, कवि श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास, ये किसके लेखक है, वीर विनोद के लेखक है। इनकी रचना है वीर विनोद। ओके गाइस, तो क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है, मेवाड़ में गुहिल वंश के शासन की स्थापना गुहादित्य गुहिल, आ गया ना यहाँ पे गुहादित्य, इसको गुहिल के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। तो गुहादित्य गुहिल के द्वारा किस वर्ष में की गई थी। सबसे पहले हमारा इसके अंदर एक मेन पॉइंट भी निकल रहा है, क्या है कि मेवाड़ में गुहिल वंश के शासन की स्थापना गुहादित्य के द्वारा किस वर्ष को हटा दो, क्या है ना, की गई थी। तो जो मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना है, गुहिल वंश की नींव है, वो किसके द्वारा डाली गई थी। ये क्वेश्चन के अंदर ही आ रहा है, गुहादित्य गुहिल के द्वारा डाली गई थी। तो गुहादित्य के द्वारा मेवाड़ में क्या किया गया था, गुहिल वंश की स्थापना की गई थी। ओके, तो अभी इसमें पूछा गया है कि मेवाड़ में गुहिल वंश के शासन की स्थापना गुहादित्य के द्वारा किस वर्ष में की गई थी। तो ये भी हम देखते हैं। ठीक है, तो किस वर्ष में की गई थी, ये हमारे ऑप्शन है। पहला है 566 ईस्वी, सी है बी है 577 ईस्वी, सी ऑप्शन है 596 ईस्वी और डी ऑप्शन है 621 ईस्वी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा,
ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो गया। 566 ईस्वी मेवाड़ में गुहिल वंश के शासन की स्थापना है वो गुहादित्य के द्वारा की गई थी। और किस वर्ष के अंदर की गई थी? 566 ईस्वी के अंदर की गई थी। फिर जो गुहादित्य है इसको क्या माना जाता है? मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि मेवाड़ वंश में गुहिल वंश की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी? गुहादित्य गुहिल के द्वारा की गई थी। तो इसको क्या माना जाता है? मेवाड़ का संस्थापक भी माना जाता है। ओके, और फिर जो गुहादित्य है इसको गुहिल के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो वंशधर है, इनके जो वंशज है, इनका गोत्र किसके नाम से पड़ा था? गुहिल के नाम से रखा गया। ठीक है, तो इनके जो वंशज है वो आगे चलकर किस नाम से विख्यात हुए? गुहिल के नाम से विख्यात हुए, क्योंकि इनके जो गुहादित्य था वो प्रथम शासक था गुहिल वंश का। ओके, और इन्हीं के नाम के ऊपर इनका जो वंशधर है वो विख्यात हुआ। ओके गाइज, फिर गुहादित्य के माता पिता कौन थे वो हम देखते हैं। तो गुहादित्य के माता पिता कौन थे? गुहादित्य या गुहिल, और इसी के नाम पर इनके वंशजों को जाना जाता है। गुहिल के नाम से जाना जाता है इनके वंशजों को। तो इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता थे शीलादित्य। गुहिल के पिता का नाम था शीलादित्य और इनकी माता का नाम था पुष्पावती। पुष्पावती इनकी माता का नाम था, किंतु इनका जो लालन पालन है यानी कि दायमा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो लालन पालन है वो किसके द्वारा किया गया था? कमलावती नामक ब्राह्मणी के द्वारा किया गया था। इनका जो लालन पालन है, इनके पिता का नाम था शीलादित्य, इनकी माता का नाम था पुष्पावती, और इनका लालन पालन है वो कमलावती नामक ब्राह्मणी के द्वारा किया गया था। ओके, तो क्लियर हुआ। मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गुहादित्य को माना जाता है। और इनके वंशजों को भी इन्हीं के नाम से इनके वंशज है वो विख्यात है, यानी कि गुहिल के नाम से जाने जाते हैं इनके वंशज। फिर इनके पिता का नाम था शीलादित्य, इनकी माता का नाम था पुष्पावती, और इनका लालन पालन किसके द्वारा किया गया था? कमलावती नामक ब्राह्मणी के द्वारा किया गया था। फिर गुहिल वंश की जो स्थापना है वो किस वर्ष में की गई थी? 566 ईस्वी के अंदर की गई थी। ओके गाइज, क्लियर हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट क्लियर करना हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, उदयपुर के समीप कैलाशपुरी नामक स्थान पर एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उदयपुर नामक स्थान के ऊपर एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण है वो किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो ये हमारे ऑप्शन है। पहला है बप्पा रावल, बी है गुहिल, सी है शीलादित्य और डी है शालिवाहन। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बप्पा रावल। बप्पा रावल के द्वारा उदयपुर में कैलाशपुरी नामक स्थान पर एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और बप्पा रावल ने ये किसके आशीर्वाद से या फिर किसके कहने पे करवाया था? अपने गुरु हरित ऋषि के आशीर्वाद से करवाया था। ठीक है, किंतु ये जो बप्पा रावल है ये इनकी उपाधि मानी जाती है, इनका रियल नेम नहीं माना जाता। ठीक है, और जो बप्पा रावल है मोहनोत नैन्सी, और कर्नल जेम्स टोड ने मोहनोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड ने है जो बप्पा रावल की ये उपाधि बताई है। बप्पा रावल का रियल नेम क्या बताया है? इन्होंने कालभोज बताया है। ओके, इनका रियल नाम क्या बताया गया है? कालभोज बताया गया है। किंतु रणकपुर प्रशस्ति के अंदर कालभोज और बप्पा रावल को अलग अलग व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, तो जो मोहनोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड है इन्होंने बप्पा रावल का रियल नेम क्या बताया है? कालभोज बताया है, जिसका लेकिन रणकपुर प्रशस्ति के अंदर कालभोज और बप्पा रावल को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। और कालभोज का आहटपुर जो अभिलेख है इसके अंदर कालभोज का किसके सम्मान बताया? कालभोज को सूर्य के सम्मान बताया गया है। ओके, कालभोज का जो शाब्दिक अर्थ बताया गया है वो क्या बताया गया है? इसे सूर्य के सम्मान बताया गया है। किसमें? आहटपुर अभिलेख के अंदर। और रणकपुर प्रशस्ति के अंदर बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। ठीक है, फिर जो बप्पा रावल के जो गुरु थे, बप्पा रावल के गुरु कौन थे? हरित ऋषि।
इन्होंने ही इसको ये उपाधि दी थी। बप्पा रावल की उपाधि है वो हरित ऋषि इनके गुरु के द्वारा दी गई थी। इनके गुरु हरित ऋषि ने इन्हें मेवाड़ विजय के उपलक्ष्य में बप्पा रावल की उपाधि से विभूषित किया था। किसने? हरित ऋषि के द्वारा बप्पा रावल की उपाधि इसको दी गई है। किसके उपलक्ष्य में? मेवाड़ विजय के उपलक्ष्य में। और हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही इन्होंने क्या है उदयपुर के समीप कैलाशपुरी नामक स्थान पर क्या है एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ओके गाइस, तो क्लियर हुआ है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हमारा ऑप्शन है, पहला है चित्रांग ने, बी है शिलादित्य ने, सी है बप्पा रावल ने और डी है कणसिंह ने। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन है चित्रांग ने, यानी चित्रांग या फिर चित्रागद। चित्रांगद इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था चित्तौड़ के अंदर। चित्रागत है वो मौर्य शासक थे। ठीक है, चित्रागत क्या है? मौर्य शासक थे और इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो जो चित्रागत है इन्होंने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया था। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किस किस नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का दक्षिणी द्वार और मालवा का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ कहाँ है? राजस्थान में, यहाँ पे है। ठीक है, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़। तो इसे क्या जाना जाता है? इसे किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान के दक्षिणी द्वार के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा इसको मालवा के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। फिर चित्तौड़गढ़ को लेकर एक कथन भी है कि गढ़ तो है चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया, यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या है महत्वपूर्ण बताया गया है। और इसे गढ़ यानी कि जो अन्य गढ़ है इसे उनको चित्तौड़गढ़ के नीचे बताया गया है। ठीक है, तो गढ़ तो है चित्तौड़, बाकी सब क्या है गढ़ैया। ये उल्लेख किसमें किया गया है? इतिहास के अंदर किया गया है। और चित्तौड़ को किस किस नाम से जाना जाता है? मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का दक्षिणी द्वार, सभी किलों का सिरमौर, सभी किलों का सिरमौर के नाम से भी जाना जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। और किसने इसका निर्माण करवाया था? चित्रागत नामक मौर्य शासक ने इसका निर्माण करवाया था। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, कौन सा दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहलाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, बी है कुंभलगढ़ का दुर्ग, सी है जयगढ़ का दुर्ग और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो सबसे बड़ा राजस्थान का लिविंग फोर्ट भी कहलाता है। और दूसरा ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है इसकी विशेषता ये है कि ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें क्या खेती भी की जाती है। चित्तौड़गढ़ है वो राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती भी की जाती है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो आकार है वो व्हेल मछली के समान है। किसके समान है? व्हेल मछली के समान है इसका आकार। और इस दुर्ग के अंदर क्या की जाती है? खेती भी की जाती है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी कहलाता है। ओके गाइस, फिर गाइस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को गिरि दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ओके, गिरि क्या है? गिरि पर्वत का पर्यायवाची है। क्या है? पर्वत का पर्यायवाची है। इसलिए जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो किसके ऊपर है? मालवा के पठार के ऊपर स्थित है। ठीक है, जो शासक हुए चित्रागत, इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण है वो मालवा के पठार के ऊपर किया था। ठीक है, तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो कहाँ पे है? मेषा के पठार के ऊपर। मेषा का पठार है, मेषा के पठार के ऊपर स्थित है।
इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है, गिरि दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। गिरि है वो पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। ओके, ये कौन सा दुर्ग है, पर्वतीय दुर्ग है। ये मेषा के पठार के ऊपर स्थित है। और मेषा कहाँ है, ये बेड़च और गंभीरी नदी के संगम स्थल पर स्थित है। ठीक है, मेषा पठार। तो ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो कहाँ पे है, मेषा के पठार पर स्थित है। और इसका जो निर्माण है वो चित्रांगद नामक मौर्य शासक के द्वारा करवाया गया था। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, मेवाड़ के शासक के काल में मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रण किया गया था। चूर्णी का चित्रण किया गया था। तो ये हमारे ऑप्शन है। पहला रावल तेज सिंह है, बी है रावल समर सिंह है, सी है रावल रतन सिंह है और डी ऑप्शन है रावल जत्र सिंह है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेवाड़ में किस शासक के द्वारा मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का क्या किया गया था, चित्रण किया गया था। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा रावल तेज सिंह। रावल तेज सिंह के शासनकाल के अंदर मेवाड़ की प्रथम चित्रशैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का क्या किया गया था, चित्रण किया गया था। ओके, और रावल तेज सिंह के शासनकाल में सन 1261 में किया गया था। सन 1261 ईस्वी में आहड़ नामक स्थान पर किया गया था। आहड़ नामक स्थान पर किया गया था। आहड़ कहाँ पे पड़ता है, उदयपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है, आहड़ कहाँ पे है, आहड़ नामक सभ्यता भी है। तो आहड़ है उदयपुर के अंदर। और सन 1261 ईस्वी के अंदर मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसका उल्लेख, इसका जो चित्रण है वो सन 1261 ईस्वी में रावल तेज सिंह के शासनकाल में किया गया था। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले किन किन के ऊपर विजय की थी। तो वो क्या है, इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले किसके ऊपर विजय की थी, फिर किसके ऊपर विजय की थी और फिर किसके ऊपर विजय की थी। इसमें यही पूछा गया है। तो ये कूट दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रणथंभौर, बी ऑप्शन है जालौर और तीसरा जो ऑप्शन है वो है सिवाना और डी ऑप्शन क्या है, चित्तौड़गढ़। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, पहले हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने किन किन के ऊपर विजय की थी। तो सबसे पहले इन सभी विजयों के बारे में मैं आपको पहले वाले वीडियो के अंदर पूरा डिटेल से बता चुकी हूँ। तो आप क्या है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके भी देख सकते हो। ओके, तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा हिंट मैं फिर से आपको बता देती हूँ, दे देती हूँ ना। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने किसके ऊपर विजय की थी, रणथंभौर के ऊपर विजय की थी। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के ऊपर विजय की थी। जो प्रथम विजय थी वो थी रणथंभौर। और कब की थी, सन 1301 ईस्वी के अंदर। सन 1301 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के ऊपर विजय की थी। और उस समय रणथंभौर का शासक कौन था, हमीर देव चौहान था। उस समय जो रणथंभौर का शासक था वो हमीर देव चौहान था। मैंने आपको बताया था कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसने रणथंभौर के ऊपर आक्रमण क्यों किया था, जो अलाउद्दीन खिलजी का विद्रोही सेनापति था, ठीक है, मोहम्मद शाह है अलाउद्दीन खिलजी का जो विद्रोही सेनापति था, उसने क्या है अपनी रक्षार्थ हेतु हमीरदेव चौहान के दरबार में गया अपना रक्षार्थ हेतु। ठीक है, तो हमीरदेव चौहान ने उसकी रक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया सन 1301 ईस्वी में। और क्या है, उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। तो मैंने आपको बताया था हमीरदेव चौहान है वो किसके लिए प्रसिद्ध हुए हैं, अपनी हट और शरणागत की रक्षा के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। तो इसने शरणागत की रक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया था और युद्ध में क्या है, वीरगति को प्राप्त हो गए। तो अलाउद्दीन खिलजी की सबसे पहली विजय कौन सी थी, रणथंभौर विजय थी। सन 1301 ईस्वी में इसने विजय प्राप्त की थी रणथंभौर के ऊपर। और उस समय रणथंभौर का शासक कौन था, हमीरदेव चौहान था। ओके गाइज, तो देखते हैं हमारा दूसरा विजय। तो दूसरी विजय थी अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरी बार किस पे विजय की थी, चित्तौड़गढ़ के ऊपर की थी। चित्तौड़गढ़ के ऊपर इसने दूसरी विजय प्राप्त की थी। और कब की थी, सन 1303 ईस्वी के अंदर। सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर विजय प्राप्त की थी। और उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था, राव रतन सिंह था, जो समर सिंह का पुत्र था। राव रतन सिंह किसका पुत्र था, समर सिंह का पुत्र था। और अपने पिता समर सिंह की मृत्यु के बाद राव रतन सिंह सन 1302 ईस्वी के अंदर गद्दी पर बैठा था। और अपने सिंहासन पर बैठने के एक वर्ष पश्चात ही इसे क्या अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। तो सन 1303 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर क्या किया,
आक्रमण किया और 1303 ईस्वी के अंदर राव रतन सिंह के साथ युद्ध किया। तो राव रतन सिंह वो इस युद्ध के अंदर क्या है, वीरगति को प्राप्त हो गए। ठीक है, और ये जो युद्ध माना जाता है इसका जो विषय है वो किस उपलक्ष्य में इसने अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था, वो बताया जाता है कि राव रतन सिंह की जो सुंदर पत्नी थी पद्मावत, ठीक है, तो पद्मिनी को पाने की लालसा में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया और सन 1303 ईस्वी के अंदर क्या है, विजय प्राप्त की। फिर चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद इसने क्या किया, चित्तौड़ के ऊपर अधिकार कर लिया। राव रतन सिंह की क्या है, राव रतन सिंह इस युद्ध में मारे गए। ठीक है, और इसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का शासक बनाया। फिर चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, खिजराबाद रख दिया गया। इसने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा, खिजराबाद रखा। तो पहली विजय थी रणथंभौर के ऊपर सन 1301 ईस्वी में, हमीरदेव चौहान उस समय शासक थे रणथंभौर के। फिर दूसरी विजय थी चित्तौड़गढ़ के ऊपर, उस समय शासक कौन थे, राव रतन सिंह थे और रतन सिंह इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। सन 1303 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था और इस युद्ध किस उपलक्ष्य में ये युद्ध किया गया था, रानी पद्मिनी को पाने की लालसा में ये युद्ध किया गया था। फिर चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का शासक बनाया और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, खिजराबाद रख दिया गया। ओके गाइज, अब देखते हैं तीसरी विजय। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने तीसरी विजय कौन से राज्य के ऊपर की थी, तो ये हमारे तीसरी विजय होगी फिर सिवाना के ऊपर। ठीक है, तीसरी विजय किसके ऊपर थी, सिवाना दुर्ग के ऊपर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सिवाना के ऊपर क्या है, सेना भेजी। ठीक है, तो तीसरी विजय क्या लिखे हैं, सिवाना, और ये हुई थी सन 1308 ईस्वी के अंदर, सन 1308 ईस्वी के अंदर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी, सिवाना दुर्ग पे आक्रमण करवाया और क्या है, कमालुद्दीन गुर्ग ने अपनी कूटनीति अपनाते हुए सिवाना दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लिया। फिर सिवाना दुर्ग का नाम क्या रख दिया गया, इस पे अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। और उस समय सिवाना दुर्ग के जो शासक थे वो थे सातल देव उस समय जालोर के शासक थे। तो जो सिवाना दुर्ग है इसे जालोर की कुंजी कहा जाता है। ओके, तो उस समय शासक कौन थे, सातल देव थे। ठीक है, तो सन 1308 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लिया था और सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, खेराबाद। इसका नाम बदलकर क्या रखा, सिवाना दुर्ग का खेराबाद रख दिया गया। ओके गाइस, अभी देखते हैं फोर्थ विजय। तो फोर्थ विजय कौन सी है, जालोर के ऊपर। अलाउद्दीन खिलजी की जो चतुर्थ विजय थी वो थी जालोर के ऊपर सन 1311 ईस्वी के अंदर। सन 1311 ईस्वी के अंदर इसकी विजय थी जालोर के ऊपर और उस समय जालोर का शासक था सातल देव। सातल देव उस समय क्या था, जालोर का शासक था। तो जो सिवाना है इसको जालोर की कुंजी कहा जाता है। तो जालोर को क्या कहा गया, ताला। ठीक है, तो जब कुंजी इसने प्राप्त कर ली तो क्या है, ताला तो खुलना ही था ना। तो फिर इसने क्या है, सन 1311 ईस्वी के अंदर जालोर दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लिया और उस समय जालोर का शासक था सातल देव चौहान। ओके गाइस, तो क्लियर हुआ। सबसे पहले विजय कहाँ पे थी, रणथंभौर के ऊपर थी सन 1301 ईस्वी के अंदर और उस समय रणथंभौर का जो शासक था वो कौन था, हमीरदेव चौहान था। ठीक है, और ये जो युद्ध हुआ था वो किसके उपलक्ष्य में हुआ था, जो अलाउद्दीन खिलजी का विद्रोही सेनापति था उसके रक्षार्थ हेतु हमीरदेव चौहान को क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करना पड़ा और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, फिर जो सेकंड विजय थी वो थी चित्तौड़ के ऊपर। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था और किसके उपलक्ष्य में किया था, रानी पद्मिनी को पाने की लालसा में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था और ऐसा माना जाता है इसने 8 महीने तक घेरा डाल के रखा था। फिर इसने सन 1303 ईस्वी के अंदर अंत में क्या है, इसको विजय प्राप्त हो गई। ठीक है, और राव रतन सिंह वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, और 1303 ईस्वी के अंदर राव रतन सिंह वो अपने पिता समर सिंह की मृत्यु के पश्चात गद्दी के ऊपर बैठे थे। ठीक है गाइस, फिर जो
तीसरी विजय थी वो थी सिवाना के ऊपर। सिवाना के ऊपर सन 1308 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है, विजय प्राप्त की थी। किसके नेतृत्व में? कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में इसने सेना भेजी थी और सिवाना दुर्ग के ऊपर अपनी कूटनीति को अपनाते हुए, इसको मैंने डिटेल से पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, चौहान वंश से संबंधित जो हमारा वीडियो है, तो वहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हो। सो गाइज इसके अंदर मैं जो मेन पॉइंट है वो बता रही हूँ, ठीक है। तो 1308 ईस्वी के अंदर उसने क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के ऊपर विजय प्राप्त की थी और उस समय वहाँ का शासक था सातलदेव चौहान। और सिवाना दुर्ग को जालौर की कुंजी भी कहा जाता है। तो सिवाना को दुर्ग को जीतने के बाद उसने क्या है, जालौर दुर्ग को भी विजय कर लिया, ठीक है। जालौर के ऊपर सन 1311 ईस्वी के अंदर इसने क्या है, अपनी विजय पताका फहराई। उस समय वहाँ का शासक भी कौन था, सातलदेव चौहान था। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना में हमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो ये हमारे ऑप्शन है, पहला है मिफ्ताह उल फुतूह है, बी ऑप्शन है तुगलकनामा, सी ऑप्शन है नरह ए सिपहर, डी ऑप्शन है खजाइन उल फुतूह है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, खजाइन उल फुतूह है। जो हमीर खुसरो है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था सन 1303 ईस्वी में, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था, उस समय जो हमीर खुसरो है वो किसके साथ थे, अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे। और हमीर खुसरो ने पूरे चित्तौड़ का जो आक्रमण का संजीव वर्णन है वो किस में किया है, अपनी पुस्तक, अपनी रचना खजाइन उल फुतूह के अंदर किया गया है। और जो हमीर खुसरो है इसने बताया कि सन 28 जनवरी सन 1303 ईस्वी के अंदर, 28 जनवरी सन 1303 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को लेकर दिल्ली से रवाना हुआ था और इसने चित्तौड़ी डोंगरी नामक स्थान पर, चित्तौड़ी डोंगरी के ऊपर क्या अपना पे इन्होंने कम से कम 8 महीने तक इसने अपना शिविर लगा के रखा। कितने माह तक? 8 माह तक, 8 माह तक। और उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था, राव रतन सिंह था। और रानी, उसकी सुंदर रानी पद्मिनी को पानी की लालसा में इसने क्या है, चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण किया था, ठीक है। तो जो अमीर खुसरो की रचना है खजाइन उल फुतूह है, इसके अंदर चित्तौड़गढ़ के आक्रमण का, चित्तौड़गढ़ के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए आक्रमण का पूरा संजीव चित्रण हमें वहाँ से मिलता है, ठीक है। तो ये किस में किया गया था, खजाइन उल फुतूह, जो अमीर खुसरो की रचना है। और चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण करने के समय अमीर खुसरो वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है पद्मावत रचना है। तो पद्मावत रचना किसकी रचना है, किसके द्वारा रचित है? तो ये हमारे ऑप्शन है, पहला इशामी की, बी है जायसी की, सी है अमीर खुसरो की और डी है वर्णी की। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। और वो क्या, इसमें किसका वर्णन किया गया है, रानी पद्मिनी का वर्णन किया गया है, जो राव रतन सिंह की भी रानी थी, ठीक है। पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है ये। और ये जो रचना है कि कौन से सन में की गई थी, सन 1540 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। इसके अंदर रानी पद्मिनी की सौंदर्यता और रानी पद्मिनी के बारे में, रानी पद्मिनी की संपूर्ण कथा इसमें मिलती है। पद्मावत के अंदर रानी पद्मिनी की संपूर्ण कथा हमें इसमें मिलती है पद्मावत के अंदर। और ये किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, सन 1540 ईस्वी में की गई थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? तो चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कब हुआ था, ये हमारे ऑप्शन है, पहला है 1311 ईस्वी में, बी है 1303 ईस्वी में, सी है 1308 ईस्वी में और डी है 1310 ईस्वी में। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, 1303 ईस्वी के अंदर चित्तौड़गढ़ में प्रथम शाखा हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर रानी पद्मिनी को पानी की लालसा में आक्रमण किया था और 8 माह तक क्या है, शिविर लगा के रखा। फिर इसने क्या है, चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर दिया और राव रतन सिंह के नेतृत्व में जो रानी पद्मिनी के चाचा और भाई थे, कौन, गोरा और बादल, चाचा भतीजा के नाम से जो प्रसिद्ध है इतिहास के अंदर, गोरा व बादल, ये क्या है, चाचा भतीजा के नाम से प्रसिद्ध है।
इतिहास के अंदर चाचा व भतीजा के नाम से प्रसिद्ध है। ये कौन है? पद्मिनी के चाचा और भाई है। ठीक है, तो राव रतन सिंह के नेतृत्व में गोरा और बादल ने क्या है गढ़ के गेट दरवाजे खोल दिए और तुर्की सेना के ऊपर टूट पड़े। तो इस आक्रमण के अंदर राव रतन सिंह के साथ साथ गोरा व बादल भी क्या है वीरगति को प्राप्त हो गई। और रानी पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ मिलकर 1600 महिलाएं, राजपूत महिलाओं के साथ 1600 राजपूत महिलाओं के साथ क्या है जौहर कर लिया रानी पद्मिनी ने। तो ये जो जौहर है वो क्या कहलाया? चित्तौड़ का प्रथम शाखा कहलाया और राजस्थान का सबसे बड़ा द्वितीय शाखा था राजस्थान का, लेकिन राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा यही था, चित्तौड़गढ़ का शाखा। पहला जो राजस्थान का शाखा हुआ था वो सन 1540 ईस्वी के अंदर हुआ था। ठीक है, तो ये जो राजस्थान चित्तौड़गढ़ शाखा है वो राजस्थान का द्वितीय किंतु सबसे बड़ा प्रथम शाखा था। और चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा था। रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ, राजपूत महिलाओं के साथ क्या है जौहर कर लिया था, जब राव रतन सिंह अपने सेनापति गोरा व बादल के साथ वीरगति को प्राप्त हो गए थे इस युद्ध में। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है उदयपुर के जावर में चांदी की खान किस शासक के काल में मिली थी? उदयपुर में जावर नामक स्थान के ऊपर जो चांदी की खान है वो किस शासन के काल में निकली थी? तो ये हमारे ऑप्शन है। पहला है महाराणा हमीर, बी ऑप्शन है महाराणा छत्र सिंह है, सी ऑप्शन है महाराणा कुंभा और डी ऑप्शन है महाराणा लक्ष्य सिंह है। तो इसके अंदर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, महाराणा लक्ष्य सिंह है। इसे लाखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लाखा भी कहलाते हैं। तो महाराणा लक्ष्य सिंह है और लाखा के शासनकाल के अंदर उदयपुर में जावर नामक स्थान के ऊपर क्या मिली थी? चांदी की खान मिली थी। और जो लक्ष्य सिंह हैं वो हमीर के पुत्र हैं, हमीर देव चौहान के क्या है? पुत्र यानी पोते हैं। ठीक है, और किसके पुत्र हैं? महाराणा छत्र सिंह के पुत्र है ये। महाराणा हमीर देव चौहान के पुत्र हैं लाखा, और किसके पुत्र हैं? छत्र सिंह के पुत्र हैं इनके शासनकाल के अंदर। और ये सन 1382 ईस्वी में गद्दी के ऊपर बैठे थे, इन्होंने सिंहासन के ऊपर बैठे थे सन 1382 ईस्वी के अंदर। तो हमीर देव चौहान के पुत्र हैं और महाराणा छत्र सिंह के पुत्र है। सन 1382 ईस्वी के अंदर क्या सिंहासन के ऊपर बैठे थे और इनके शासनकाल के अंदर उदयपुर में जावर नामक स्थान के ऊपर क्या मिली थी? चांदी की खान मिली थी। और इनके शासनकाल के अंदर छित्रमल नामक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। किसमें? उदयपुर के अंदर इनके शासनकाल के अंदर छित्रमल नामक बंजारे के द्वारा क्या है पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। तो पिछोला झील का निर्माण है वो भी लाखा के शासनकाल में ही हुआ था। और उदयपुर में जावर नामक स्थान पर चांदी की खान भी किसके शासनकाल में मिली थी? लक्ष्य सिंह और लाखा के शासनकाल में मिली थी। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह कौन कहलाता है? तो ये हमारे ऑप्शन है। पहला है चुंडा, बी है मोक्कल, सी है कुंभा और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, चूड़ा। ठीक है, चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। जो चूड़ा है वो किसके पुत्र थे? लाखा के ज्येष्ठ यानी कि बड़े पुत्र थे। चूड़ा है वो लाखा के पुत्र थे और चूड़ा ने अपने पिता के लिए बलिदान दिया था। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि ये आजीवन क्या है सिंहासन के ऊपर नहीं बैठेंगे, जिसकी वजह से लाखा को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। अभी भीष्म पितामह के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। महाभारत काल के अंदर जो शांतनु थे इनके पुत्र थे देवव्रत। शांतनु के पुत्र देवव्रत, जो आगे चलकर क्या कहलाए? भीष्म पितामह।
देवव्रत को भीष्म कहा जाता था, क्योंकि जो शांतनु के पुत्र थे देवव्रत, इन्होंने अपनी पिता की लाज रखने के लिए क्या है, इन्होंने भी प्रतिज्ञा की थी कि ये आजीवन विवाह नहीं करेंगे और आजीवन क्या है, सिंहासन के ऊपर नहीं बैठेंगे। क्योंकि इनकी जो शांतनु की जो प्रेमिका या फिर इनकी जो रानी थी, इन्होंने कहा कि अगर मेरा पुत्र ही सिंहासन पर बैठेगा तो मैं आपसे शादी करूंगी। ठीक है, तो इनके जो पुत्र थे शांतनु, और शांतनु ने, इनकी जो पत्नी थी गंगा, शांतनु और गंगा से 8 पुत्र प्राप्त हुए थे। ठीक है, गंगा के कुल शांतनु के 8 पुत्र थे, जिनमें से 7 पुत्रों को क्या है, गंगा नदी में बहा दिया गया। 8वां पुत्र था देवव्रत। तो देवव्रत ने प्रतिज्ञा की थी कि ये आजीवन अविवाहित रहेंगे, विवाह नहीं करेंगे और क्या है, गद्दी के ऊपर नहीं बैठेंगे, जिसकी वजह से ये क्या कहलाए, विषम कहलाए। और इनकी तरह ही जो चूड़ा है, इन्होंने भी प्रतिज्ञा की थी कि ये आजीवन क्या है, गद्दी के ऊपर नहीं बैठेंगे। तो ये क्या कहलाए, मेवाड़ के पितामह के नाम से जाने जाते हैं, चूड़ा, जो लाखा के पुत्र थे। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को किस युद्ध में बंदी बनाया था? तो ये हमारे ऑप्शन है, पहला खातौली में, बी है दिवेर में, सी है सारंगपुर में और डी है बयाना में। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। सारंगपुर में महाराणा कुंभा के द्वारा मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को युद्ध में पराजित किया गया और इसको युद्ध में क्या है, बंदी बनाया। तो ये युद्ध कब हुआ था? सन 1437 ईस्वी के अंदर हुआ था, सारंगपुर नामक स्थान के ऊपर, जिसमें महाराणा कुंभा के द्वारा मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को क्या है, बंदी बना लिया गया। और इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा के द्वारा कीर्ति स्तंभ का भी निर्माण करवाया गया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण है वो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था सन 1440 ईस्वी से 1448 ईस्वी तक। ठीक है, तो इस उपलक्ष्य में करवाया गया था। महमूद खिलजी के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या है, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। और कीर्ति स्तंभ को मूर्तिकला का विश्वकोश के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? मूर्तिकला का विश्वकोश। क्योंकि जो कीर्ति स्तंभ है, कोश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कीर्ति स्तंभ के चारों ओर क्या है, देवी देवताओं की काफी मूर्तियां सुसज्जित है, इसलिए इसको क्या जाना जाता है, मूर्तिकला के विश्वकोश के नाम से भी जाना जाता है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महमूद खिलजी के विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा के द्वारा सन 1440 ईस्वी से 1448 ईस्वी में करवाया गया था। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है क्योंकि? महाराणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये हम ऑप्शन के अंदर देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है संगीत प्रेमी थे, बी ऑप्शन है द्रव्य प्रेमी थे, सी है लिखने के प्रेमी थे और डी है युद्ध प्रेमी थे। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, संगीत प्रेमी थे। जो महाराणा कुंभा है वो संगीत प्रेमी थे और इनके दरबार के अंदर कई महान संगीत प्रेमी और लेखक रचनाकार भी हुए हैं। ठीक है, तो जो महाराणा कुंभा थे वो खुद भी एक रचनाकार थे। इन्होंने भी कई रचनाओं का रचना की, इन्होंने भी कई रचनाएं की हैं। तो कौन कौन सी है इनकी रचना है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, प्रबंध सूंड, रतिसार, कामराज रतिसार और भी कई इनकी रचनाएं हैं। और इनका जो उल्लेख है, इनका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति से मिलता है, जिसमें इसकी उपाधियों का भी उल्लेख किया गया है। महाराणा कुंभा को कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी? अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई थी, महाराजा धीराज की उपाधियां दी गई थी, राव राणे हैं, राजगुरु है, होल गुरु है, परम गुरु है और भी कई सी इन्होंने उपाधियां धारण की थी। और इनकी सभी उपाधियों का जो उल्लेख है वो हमें इनके बारे में जानकारी, इनकी उपाधियों के बारे में जानकारी हमें कीर्ति स्तंभ और कुंभलगढ़ प्रशस्ति से मिलती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति से मिलती है। जो राणा कुंभा थे वो क्या थे? संगीत प्रेमी थे और इसी संगीत प्रेमी होने के कारण इन्हें अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि से नवाजा गया था। ओके गाइज,
आई होप कि मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो गाइज, अगर आपको इनकी PDF प्राप्त करनी हो तो आप टेलीग्राम चैनल सोनू कंपटीशन क्लासेस से जाके इनकी फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हो, PDF प्राप्त कर सकते हो। और सोशल मीडिया के ऊपर सोनू क्लासेस एंड सोनू जो टेलीग्राम जो इंस्टाग्राम हमारा सोनू एजुकेशन ग्रुप पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। और जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए इनके बारे में अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कुछ क्लियर करना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो इन्हीं क्वेश्चन गुहिल 1 से संबंधित क्वेश्चंस के ऊपर जो आगे के हम क्वेश्चन होंगे वो अच्छे से देखेंगे, ठीक है। उनको भी हम MCQ के द्वारा डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, तो बनी रहे हमारे चैनल के ऊपर। थैंक यू।